तो जैसा कि हमने पिछले सीजन में देखा था, जहां पर केल को उसका चौथा एंशिएंट पावर यानी कि फायर ऑफ डिस्ट्रक्शन मिल गया था, लेकिन उस पावर को पाने के तुरंत बाद ही वहां पर पेंड्रिक आ गया था और उसने केल से एल्फ विलेज को बचाने के लिए मदद मांगी थी और केल भी उसकी मदद करने के लिए मान गया था। लेकिन जब वह अपने लोगों के साथ एल्फ विलेज के अंदर पहुंचता है तो पहले से ही सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन वाले लोगों ने एल्फ विलेज के ऊपर अटैक कर दिया था और उन सभी को एक ही बार में खत्म करने के लिए केल अपने एंशिएंट पावर यानी कि फायर ऑफ डिस्ट्रक्शन का यूज करता है, जिसकी वजह से वहां पर काफी ही ज्यादा पावरफुल रेड लाइटनिंग स्ट्राइक होती है और वह जगह पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। लेकिन इतनी ज्यादा पावर का यूज करने की वजह से इसका केल के बॉडी पर काफी खतरनाक इफेक्ट पड़ता है। उसे काफी ही ज्यादा दर्द हो रहा था और उसके मुंह से ब्लीडिंग होने लगी थी और अब आगे उस दर्द की वजह से केल की आंखें बंद होने लगी थी और वह गिरते हुए अपने मन में कहता है, इस दुनिया के अंदर आने के बाद मुझे आज पहली बार इतना ज्यादा दर्द हो रहा है। मैं सच में इस दर्द को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। लेकिन केल को संभालने के लिए वहां पर चोइहान आ जाता है और कहता है, यंग मास्टर केल। केल अपने आप को संभालते हुए चोइहान से कहता है, मैं ठीक हूँ, इसलिए तुम्हें सबसे पहले वहां पर जाकर। लेकिन उसे फिर से ब्लीडिंग होने लगती है और वो अपने मन में कहता है, आखिरकार मेरी ब्लीडिंग रुक क्यों नहीं रही और मेरा विटैलिटी ऑफ हार्ट धीरे धीरे मुझे हील कर रहा है। लेकिन उसकी वजह से ब्लीडिंग नहीं रुक रही और इस पावर का यूज करने की वजह से मुझे अचानक से काफी ही ज्यादा भूख लग गई है और मेरे पेट में दर्द हो रहा है। केल चोइहान से कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन ब्लीडिंग की वजह से वह कुछ भी नहीं बोल पा रहा था और फिर परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, मैं उससे कहना चाहता हूँ कि मुझे काफी ही ज्यादा भूख लगी हुई है। तभी उन्हें साइड से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है जो कोई और नहीं बल्कि बेलार्ड था और वो काफी गुस्से में चिल्लाती हुए कहता है, आखिरकार तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे प्रीसियस स्किन को खराब करने की। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, तुम लोग आज मरोगे। और असल में केल के उस फायर की वजह से बेलार्ड की स्किन जल गई थी। तभी हमें कुछ पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर केल चोइहान से कहता है, मुझे एक नया एंशिएंट पावर मिला है और मैं उसका यूज करना चाहता हूँ, इसलिए जब भी मैं तुम्हें सिग्नल दूं तुरंत ही तुम सभी लोगों के साथ पीछे हट जाना। बेलार्ड चिल्लाते हुए कहता है, ये दर्द कर रहा है, मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, आज तुम सभी मरकर रहोगे। चोइहान केल से कहता है, मुझे नहीं लगा था कि वे लोग उस अटैक से बच पाएंगे क्योंकि वह अटैक काफी ही ज्यादा पावरफुल था। तभी केल चोइहान से कहता है, तुम आखिरकार क्या कर रहे हो, जल्दी से जाकर उस टेमर को संभालो। क्या तुम सच में इन सभी जानवरों को ऐसे ही मरता हुआ देखना चाहते हो? चोइहान केल को देखते हुए अपने मन में कहता है, इन सभी चीजों को देखकर मुझे प्लाजा वाले इंसिडेंट की याद आ गई क्योंकि उस समय भी यंग मास्टर केल ने सभी लोगों को बचाने के लिए खुद को इंजर्ड कर दिया था और वह जब भी अपनी स्किल का यूज करते हैं तो वह काफी ही ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। आखिरकार ऐसे स्किल का क्या फायदा जो आपको खुद ही इंजर्ड कर दे। तभी केल चोइहान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, जल्दी करो। लेकिन चोइहान केल को लेकर काफी चिंता कर रहा था। केल चोइहान से कहता है, चोइहान तुम्हें समझना होगा, अब से सभी चीजें तुम्हारे ऊपर है। और फिर अपने मन में कहता है, मैं इस काम को रॉन को देने वाला था लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी हालत ठीक नहीं है क्योंकि रॉन उतने सारे ब्लड को देखने के बाद मानो पागल हो गया था। चोइहान वहां से जाते हुए कहता है, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। केल रॉन से कहता है, रॉन तुम जाकर उन सभी डेडमाना को संभाल लो और लॉक तुम भी रॉन के साथ जाओ। यह सुनकर वे सभी लोग अपनी मिशन को पूरा करने के लिए वहां से जाने लगते हैं। केल रॉन को देखते हुए अपने मन में कहता है, मैरी ने फाइनली रॉन के एक हाथ को बना दिया और उसका हाथ कोई लिविंग चीज नहीं है, इसलिए वह काफी आसानी से अपने उस हाथ से डेडमाना को हैंडल कर सकता है। और फिर अपने फेस से ब्लड को साफ करते हुए कहता है, लेकिन फिर भी मैं अपने पैसे को इसी तरह छोड़ नहीं सकता। मैं उन सभी डेडमाना को डार्क एल्फ और क्राउन प्रिंस को काफी हाई प्राइस में बेच सकता हूँ जिससे मुझे काफी सारा पैसा भी मिल सकता है। तभी हम रेड और सिल्वर को देखते हैं जो केल को लेकर काफी परेशान थे। केल उन दोनों से कहता है, मैं ठीक हूँ, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और फिर अपने सामने देखते हुए अपने मन में कहता है, लेकिन आखिरकार फायर ऑफ डिस्ट्रक्शन इतना पावरफुल क्यों है? क्या यह हमेशा से इतना पावरफुल था? सच में मेरे 2 बिलियन बर्बाद नहीं गए, लेकिन उन सभी इंजरी की वजह से वह फिर से
लड़खड़ाने लगता है, जिसे देखकर ड्रैगन तुरंत ही आकर उससे चिपक जाता है और रोते हुए कहता है, इंसान तुम बेहोश नहीं हो सकते, तुम्हें खुद का ध्यान रखना चाहिए। तभी वहाँ पर पेंड्रिक आ जाता है और केल को हील करते हुए कहता है, यंग मास्टर केल, क्या आप ठीक हैं? तभी पेंड्रिक को केल के पीछे कुछ फील होता है और वो कहता है, क्या यहाँ पर कुछ है? केल अपने मन में कहता है, असल में वह एक ड्रैगन है। और फिर पेंड्रिक से कहता है, पेंड्रिक, जब चोई हान उस टेमर को संभाल लेगा तो उसके बाद तुम बचे हुए एनिमल का ध्यान रख लेना, क्योंकि वे सभी एनिमल तुम्हारे ही साथ रहते थे। केल की सभी बातों को सुनकर पेंड्रिक अपने मन में कहता है, वे चाहते तो उस रेड लाइटनिंग से उन सभी एनिमल्स को एक ही बार में खत्म कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सच में मैंने उनके बारे में जितना सोचा था वे उससे भी ज्यादा अच्छे हैं। और फिर केल से कहता है, यंग मास्टर केल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कभी भी आपके इस एहसान को नहीं भूलूंगा। केल अपने मन में कहता है, मैं बस अपनी पावर का यूज करना चाहता था और टेस्ट करना चाहता था कि आखिरकार मैं कितना पावरफुल हो चुका हूँ, लेकिन इसकी वजह से मेरी हालत खराब हो गई। अच्छा होता अगर मेरे पास और भी ज्यादा पावरफुल लोग होते जिनका मैं यूज कर पाता। तभी हम उसी व्हाइट क्लॉक वाले पर्सन को देखते हैं जो अपनी पावर का यूज करने लगता है, जिसे देखकर बिकॉक्स तुरंत ही अलर्ट हो जाता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी हम ड्रैगन की माना को देखते हैं जो कहता है, तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से केल के साथ ऐसा हुआ, मैं तुम सभी को मार डालूंगा। और फिर रोते हुए अपनी पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से वो व्हाइट क्लॉक वाला पर्सन दर्द में चिल्लाने लगता है और कहता है, आखिरकार ये कैसी पावर है? क्या यहाँ पर कोई और मेज है? लेकिन ड्रैगन ने अपने आप को विजिबल नहीं किया था। और फिर केल से कहता है, इंसान अब मैं और भी ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। जैसा तुमने कहा था कि मुझे सभी लोगों के सामने खुद को रिवील नहीं करना है, मैं ऐसा ही करूंगा। लेकिन अब मैं इन सभी को छोड़ नहीं सकता, इन सभी को खत्म होना होगा। और अगर तुम कमजोर हो तो तुम्हें कमजोर की तरह जीना चाहिए, ना कि इतने खतरनाक काम करना चाहिए। इसलिए तुम अब आराम कर सकते हो। केल भी मुस्कुराते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। और फिर ड्रैगन अपने और भी ज्यादा पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर चारों तरफ सिर्फ उसका ही ऑरा फैल जाता है। केल बेहोश होते हुए अपने मन में कहता है, यह काफी अच्छी बात है कि मेरे पास एक काफी हायर बीइंग है जो मुझे प्रोटेक्ट करता है और मुझे अब काफी शांति फील हो रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मैं उठूँ तो मेरे पास काफी सारा खाना हो जिससे मेरा पेट भर जाए। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर ड्रैगन काउंट कर रहा था और फिर केल से कहता है, इंसान अगर तुम मेरे काउंट खत्म होने से पहले नहीं उठे तो मैं इस पूरे कॉन्टिनेंट को खत्म कर दूंगा, इसलिए जल्दी से उठो। केल धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगता है और कहता है, आखिरकार कितना समय बीत चुका है। ड्रैगन जैसे ही काउंट को खत्म करने वाला था वैसे ही केल उठ जाता है, जिसे देखकर ड्रैगन रोते हुए कहता है, इंसान फाइनली तुम उठ गए, तुम पूरे 3 दिनों से सो रहे थे। केल कहता है, क्या सच में? ड्रैगन और भी ज्यादा रोते हुए केल से कहता है, इंसान तुमने जिस अटैक को किया था मैं उस अटैक को हजारों बार कर सकता हूँ, इसलिए आगे से तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस मुझसे कह देना। केल को उठा हुआ देखकर सभी लोग उसके पास आ जाते हैं, जिन सभी को वहाँ पर देखकर केल अपने मन में कहता है, आखिरकार मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और ये सभी लोग मेरे पास क्यों खड़े हैं? चोई हान केल को बताता है, उन लोगों ने कहा था कि यह जगह रिकवरी के लिए काफी अच्छा है और ये जगह आपके बॉडी को काफी जल्दी हील कर देगा। उस जगह को देखकर केल अपने मन में कहता है, मैंने इस जगह को बुक के अंदर देखा था और मेरे सर पर जो क्राउन है उसे वर्ड ट्री के पत्तों से बनाया गया है। सच में मुझे काफी अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है। तभी केल को कुछ रियलाइज होता है और वो अपने मन में कहता है, क्या इस विलेज के चीफ को ड्रैगन के एग्जिस्टेंस के बारे में पता चल चुका है? और फिर उन सभी की तरफ देखते हुए कहता है, और क्या इसके बारे में सभी को पहले से पता है? चोई हान केल को बताता है, किसी ने भी ड्रैगन को नहीं देखा था, लेकिन विलेज के चीफ और गार्डियन वॉरियर ने रॉन के प्रेजेंस को फील कर लिया था। केल कहता है कि उन दोनों ने? चोई हान कहता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सभी ने उस पावर को देखने के बाद कुछ न कुछ नोटिस किया होगा। ड्रैगन केल से कहता है, इंसान जैसा मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, मैंने किसी को भी अपना रियल अपीयरेंस नहीं दिखाया और मैं इतने समय से तुम्हारे ही पास था, यहाँ तक कि विलेज के चीफ ने मुझसे बात करने की कोशिश की लेकिन मैंने उसे इग्नोर कर दिया। केल अपने मन में कहता है, 3 दिन बीत चुके हैं और मुझे नहीं पता
कि इस समय के बीच ये लोग क्या कर रहे थे और वे सभी काफी ही ज्यादा मुस्कुराकर केल को ही घूर रहे थे। तभी केल पूछता है, क्या तुम सभी ठीक हो? रॉन कहता है, हम में से किसी को भी चोट नहीं लगी है, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जोई हान कहता है, यंग मास्टर केल, जैसा कि 3 दिन पहले जो बैटल हुआ था, लेकिन केल उसे बीच में ही टोकते हुए कहता है, मुझे भूख लगी है, इसलिए जल्दी से मेरे पास मीट को लेकर आओ। जोई हान कहता है, लेकिन यहाँ एल्फ का विलेज है और ये लोग वेजिटेरियन हैं। लेकिन केल के ऑर्डर को सुनकर बिकॉक्स तुरंत ही तैयार हो जाता है, जिसे देखकर केल कहता है, मेरे पास मेरा शेफ है जिसके ऊपर मैं यकीन कर सकता हूँ और वो मेरे लिए कुछ भी बना सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर जोई हान केल को सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहा था और फिर उसे बताता है, 3 दिन पहले जो बैटल हुआ था उसके अंदर हमारे सभी एनिमी वापस लौट गए और वहाँ पर जो असासिन आया था वो वहीं पर मारा गया। यहाँ तक कि टेमर यानी कि बेलार्ड उस मैजिक स्पीयर मैन के साथ मैजिक टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करते हुए वहाँ से भाग गया और मैजिक स्पीयर मैन के पैर में काफी ही ज्यादा चोट लग चुकी है और मुझे नहीं लगता कि वह फिर अपने लोअर बॉडी का यूज कर पाएगा। केल कहता है, तो तुमने जैसा कहा कि जो वहाँ पर सॉर्ड मैन था वो कुछ मेंबर के साथ वहीं पर फंसा रह गया था। जोई हान कहता है, हाँ आपने सही कहा। यह सुनकर केल अपने मन में कहता है, तो इसका मतलब बचे हुए बाकी सभी मारे गए। मुझे ऐसा नहीं लगा था क्योंकि वहाँ पर जो सभी एनिमल थे वो भी वहीं पर मारे गए। और फिर पेंड्रिक से कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। पेंड्रिक कहता है, लेकिन हम आपको रीपे करना चाहते हैं। केल कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इससे अच्छा तुम अपनी विलेज को रिस्टोर करो और उसे सिक्योर करने की कोशिश करो, इसलिए मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगा। और ऊपर से मेरे लोगों में से किसी को भी चोट नहीं लगी है, इसलिए मेरे लिए इतना काफी है। केल की सभी बातों को सुनकर पेंड्रिक अपने मन में कहता है, मैंने सुना था कि सभी नोबल काफी ही ज्यादा ग्रीडी होते हैं और हमेशा पावर और पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं गलत था। तभी उस कमरे के अंदर कोई आते हुए कहता है, जैसी मुझे उम्मीद थी, हम उस पर्सन को देखते हैं जो असल में एल्फ विलेज की चीफ थी और उसका नाम कनारिया था। मुझे इसका जेंडर नहीं पता, इसलिए अभी के लिए हम इसे फीमेल ही लेकर चलते हैं। कनारिया आगे कहती है, इसके पीछे कोई रीजन होगा जिसकी वजह से ड्रैगन अपने आप को सभी लोगों के सामने रिवील नहीं कर रहा और वह अभी के लिए आपके पास है। और फिर अपने मन में कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि ड्रैगन नहीं चाहता कि लोग उसकी पूजा करें और ऐसा लगता है कि वह इस इंसान को काफी पसंद करता है। उसके पास ड्रैगन की ब्लेसिंग है और एल्फ को बचाने के लिए वह काफी ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था। मुझे ऐसा लगता है कि यह ठीक है। और फिर आगे कहती है, तो जैसा कि आपके पास महान ड्रैगन का प्रोटेक्शन है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस चीज का राइट होगा। यह सुनकर केल परेशान हो जाता है और अपने मन में कहता है, कुछ अजीब है, आखिरकार इसका क्या मतलब हुआ? मैं बस एल्फ विलेज के अंदर आना चाहता था। तभी कनारिया आगे कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि आप वर्ड ट्री को खोज रहे थे, क्या मैंने सही कहा? केल परेशान हो जाता है और अपने मन में कहता है, मैं फिर से बेकार की चीजों के अंदर फंस गया। कनारिया आगे कहती है, हम अपने वर्ड ट्री के लोकेशन को रिवील नहीं करते क्योंकि काफी कम इंसान हैं जो उसके लोकेशन के बारे में जानते हैं। केल कहता है, वैसे भी उन्हें उसके लोकेशन के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। कनारिया कहती है, हाँ आपने सही कहा, क्योंकि जो लोग लालची होते हैं वे जरूर वर्ड ट्री के लोकेशन को जानना चाहते हैं। और फिर अपने मन में कहती है, लेकिन यह पर्सन बिल्कुल अलग है, उसने खुद को सेक्रीफाइस किया लेकिन फिर भी उसके अंदर कोई भी ग्रीड नहीं है और एक ऐसा सेल्फिश ड्रैगन जो सिर्फ इस इंसान को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पावर का यूज कर रहा है, तो इसका मतलब यह इंसान हमारे लिए एक हीरो है जो हमारे हिस्ट्री के अंदर अपना मार्क छोड़कर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि इस इंसान के पास कोई टैलेंट है, लेकिन अगर बात करें तो वह काफी लकी है क्योंकि उसके पास काफी सारे एंशिएंट पावर है। और फिर केल से आगे कहती है, मैं इन सभी सिचुएशन के बारे में गोल्ड ड्रैगन को इन्फॉर्म करने वाली हूँ और इसके लिए मैं पेंड्रिक को भेजना चाहती हूँ क्योंकि उनका बैरियर हमारे विलेज के ऊपर अभी भी है, जिसकी वजह से हम अब भी सेफ हैं। ड्रैगन के नाम को सुनकर रॉन काफी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, क्या गोल्डन ड्रैगन? और फिर केल से कहता है, इंसान, मैं इसे जानने के लिए काफी ही ज्यादा क्यूरियस हूँ। केल अपने मन में कहता है, मैं सच में इन सभी चीजों को इग्नोर करना चाहता था, आखिरकार मैं धीरे धीरे इन सभी चीजों में क्यों फंसता जा रहा
रहा हूँ। और फिर कनारिया से पूछता है तो आप पेंड्रिक को रिपोर्ट करने के लिए कहाँ पर भेजने वाली हैं? कनारिया बताती है विपर किंगडम। केल अपने मन में कहता है अभी हमें वेल ट्राइब के ब्लू से भी मिलने के लिए जाना है और उसके साथ ही साथ विपर किंगडम के टुनका से भी। उसके बाद हमें मैजिक टावर को भी डिस्ट्रॉय करना है। सच में काफी ज्यादा काम है, लेकिन फिर भी मैं एक और ड्रैगन को नहीं देखना चाहता। नॉर्मली किसी भी ड्रैगन की उम्र काफी लंबी होती है और वो स्टोरी के काफी इम्पोर्टेंट प्लॉट के अंदर आते हैं, लेकिन रॉन को छोड़कर और सभी ड्रैगन काफी ही ज्यादा ब्रूटल और सेल्फिश होते हैं। ड्रैगन कहता है मुझे मालूम है कि कोई भी ड्रैगन मुझसे महान नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं क्यूरियस हूँ क्योंकि सभी लोगों के पास उनका खुद का ट्राइब है, जैसे कि उल्फ ट्राइब, वेल ट्राइब और एल्फ ट्राइब, लेकिन मेरे पास मेरा खुद का कोई भी ट्राइब नहीं है। और फिर मुस्कुराते हुए कहता है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ड्रैगन की सभी बातों को सुनकर केल को तो इतना समझ में आ जाता है कि अब उसे गोल्डन ड्रैगन से मिलने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि ड्रैगन के बातों में काफी गहराई और इमोशनल डैमेज था। और फिर अपने मन में कहता है आखिरकार सभी चीजें धीरे धीरे इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जब से चोइहान मेरे पास आया है तभी से ऐसा हुआ है, क्योंकि वह इस नोवेल का मेन कैरेक्टर है। और फिर कनारिया से पूछता है कि आप मुझे बता सकती हैं कि आखिरकार वो कहाँ पर है। कनारिया कहती है आखिरकार मैं उनके बारे में कैसे बात कर सकती हूँ, क्योंकि वो एक नोबल बीइंग है जिनके बारे में सोचना ही मेरे लिए काफी बड़ी बात है। केल अपने मन में कहता है मैंने बेकार में इसके बारे में पूछ लिया। और फिर आगे कहता है क्या गोल्डन ड्रैगन कोई बच्चा है? कनारिया कहती है नहीं, असल में उनकी उम्र काफी ही ज्यादा है, लेकिन फिर भी वह लोगों से काफी अच्छे से बात करते हैं। केल अपने मन में कहता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन मुझे थोड़ी उम्मीद है कि रॉन को देखने के बाद वह उससे थोड़ा अच्छे से पेश आएगा, और इसकी वजह से रॉन भी काफी एक्साइटेड था। तभी कनारिया आगे कहती है लेकिन उनकी विटैलिटी काफी कम हो चुकी है और मुझे ऐसा लगता है कि एक और ड्रैगन को देखने के बाद वह काफी खुश हो जाएंगे, जिससे वह अपने विटैलिटी को रिकवर कर सकते हैं। कनारिया की बात को सुनकर केल एक राहत की सांस लेता है और अपने मन में कहता है यह काफी अच्छी बात है कि उसके पास काफी कम विटैलिटी है, क्योंकि अगर सिचुएशन खराब हुई तो मैं वहां से भाग जाऊंगा। तभी कनारिया काफी सीरियस होकर केल से कहती है यंग मास्टर कि आप यहाँ से जाने से पहले उस स्वॉर्डमैन से मिल सकते हैं, क्योंकि हमने उससे काफी पूछताछ की लेकिन फिर भी उसने हमें कुछ भी नहीं बताया। और जैसा आपने कहा था कि आप उसे नहीं जानते कि वे लोग कौन हैं, लेकिन आप पहले से ही उन लोगों से 3 बार मिल चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको उनके बारे में कुछ न कुछ तो पता होगा। इसलिए यह अच्छा होगा कि आप उससे कुछ पूछताछ करें जिससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। उसकी सभी बातों को सुनकर केल अपने मन में कहता है ऐसा ही द बर्थ ऑफ ए हीरो नोवेल के अंदर हुआ था, जहाँ पर इस विलेज के चीफ यानी कि कनारिया ने चोइहान का काफी ही ज्यादा यूज किया था, और उसके बाद उसने कहा था कि इंसान काफी लालची होते हैं, जिसकी वजह से उसने चोइहान को कोई भी रिवार्ड देने से मना कर दिया था। लेकिन जब भी उसे चोइहान के मदद की जरूरत पड़ती थी वह तुरंत ही चोइहान से मदद मांगने के लिए पहुंच जाती थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं चोइहान की तरह हूँ जो आसानी से किसी के भी बातों में आ जाए, और मैं कभी भी अपने आप को किसी को भी यूज करने नहीं दूंगा। और फिर कनारिया से कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं सबकी भलाई के लिए आपके इस रिक्वेस्ट को मान लेता हूँ, क्योंकि जब कोई अपने सच्चे दिल से किसी को शुक्रिया करता है तो उस शुक्रिया को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। क्या मैंने सही कहा गार्डियन वॉरियर? यह सुनकर वो कहता है यस यंग मास्टर, आपने सही कहा, क्योंकि हम कभी भी किसी भी दिल को पैसे से नहीं खरीद सकते। यह सुनकर केल कहता है जैसा कि गार्डियन वॉरियर ने कहा कि एक दिल को बस एक ही दिल से ही रिपेयर किया जा सकता है। और फिर अपने मन में काफी इविल स्माइल के साथ कहता है तो अब से तुम सभी लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि आगे से तुम सभी को अपने दिल को खोलकर मेरी मदद करनी होगी। केल के ऐसे स्माइल को देखकर ड्रैगन को भी केल के ऊपर शक होने लगता है। तभी केल उन सभी से कहता है तो अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को भी मदद की जरूरत है तो मैं जल्द से जल्द उसकी मदद करना चाहता हूँ।
तो इस एपिसोड को आगे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं जल्द ही इस चैनल पर एक न्यू सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम रिग्रेसर इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। जो सीरीज काफी ही ज्यादा यूनिक है क्योंकि इस सीरीज का मेन कैरेक्टर बिल्कुल केल की तरह काफी ही ज्यादा स्मार्ट है जो लोगों को मैनिपुलेट करता है। और रिग्रेसर इंस्ट्रक्शन मैनुअल सीरीज रेस्ट ऑफ द काउंट फैमिली सीरीज के काफी सिमिलर है, तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये सीरीज काफी पसंद आएगी। और इस चैनल पर अगला एपिसोड इसी सीरीज पर आएगा, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप इसी सीरीज की तरह उस सीरीज पर भी उतना ही सपोर्ट दिखाएंगे। तो और भी ज्यादा ना बकवास करते हुए एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जहां केल उस जगह पर पहुंच गया था और फिर उस जगह को देखते हुए अपने मन में कहता है इस जगह के बारे में नोवेल के अंदर भी कुछ भी नहीं बताया गया था। एक बेसमेंट नहीं, असल में यह जगह एक अंडरग्राउंड प्रिजन है। हम उसी स्वॉर्डमैन को देखते हैं जिसे उन सभी एल्फ ने इतना टॉर्चर किया था जिसकी वजह से उसके दोनों पैर टूट चुके थे। और फिर केल पेंड्रिक से कहता है कि इस हालत में हम उससे बातचीत भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि पेंड्रिक तुम बचे हुए सभी एल्फ को यहाँ से बाहर भेज दो क्योंकि मुझे इसके साथ कुछ बातचीत करनी है। पेंड्रिक कहता है ठीक है और फिर अपने पीछे खड़े उन दोनों एल्फ की तरफ इशारा करता है, जिस इशारे को देखकर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी केल पेंड्रिक से पूछता है क्या तुम्हें उसका नाम पता है? पेंड्रिक कहता है नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उससे कितना बार पूछ लें क्योंकि वह हमें कुछ भी नहीं बता रहा। तभी विकॉक्स उस स्वॉर्डमैन की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन का नाम बिलबर्ट है क्योंकि बैटल के दौरान मैजिक स्पीयर मैन इसे उसी नाम से बुला रहा था। और फिर उसे टॉर्चर करते हुए पूछता है आखिरकार तुम लोग कौन हो? स्वॉर्डमैन कहता है आखिरकार तुम्हारा इससे क्या मतलब है? तभी केल स्वॉर्डमैन से पूछता है डार्क ऑर्गेनाइजेशन, क्या तुम्हारे लिए ईस्टर्न कॉन्टिनेंट काफी नहीं था? यह सुनकर स्वॉर्डमैन काफी हैरान हो जाता है। तभी केल उससे आगे कहता है द सन गॉड, रोन किंगडम, उल्फ ट्राइब, मरमिड ट्राइब, एम्पायर, आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो और तुम लोग रोन किंगडम और एम्पायर के पीछे क्यों पड़े हुए हो? तभी स्वॉर्डमैन अधमरी हालत में कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा? और फिर अपने मन में कहता है मेरे मुंह के अंदर एक पॉइजन है और अगर इन लोगों ने मेरे साथ कुछ और किया तो मैं उसे तुरंत ही क्रश कर दूंगा जिससे मैं इन लोगों को कुछ न बता पाऊं। तभी हम रेड को देखते हैं जो अपने पावर से उस स्वॉर्डमैन के बॉडी को फ्रीज कर देता है जिसकी वजह से वह अपने बॉडी को नहीं हिला पा रहा था। तभी विकॉक्स उसके मुंह को पकड़कर उससे कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ऐसी छोटी चीजें मेरे ऊपर काम करेंगी? और फिर उसके मुंह के अंदर से एक छोटे से पिल को बाहर निकालता है। केल उस पिल को देखते हुए अपने मन में कहता है नोवेल के अंदर जब चोई हान इन लोगों से पूछताछ कर रहा था तो उस समय इन लोगों ने इसी पॉइजन से अपनी जान को दे दिया था जिसकी वजह से चोई हान को इनके बारे में कुछ भी नहीं पता चला था। लेकिन मैं कोई मेन कैरेक्टर नहीं हूँ और मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैंने पहले से ही सारी तैयारी कर ली है। उस चीज को देखकर ड्रैगन काफी एक्साइटेड हो जाता है। तभी हम देखते हैं जहाँ पर वह स्वॉर्डमैन बेहोश हो चुका था। विकॉक्स कहता है क्या मैं उसे उठाऊं? केल कहता है नहीं रहने दो। और फिर पेंड्रिक से कहता है पेंड्रिक आखिरकार तुम इस पर्सन के साथ क्या करने वाले हो? लेकिन पेंड्रिक ने इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा था। केल कहता है इसको लेकर मेरे पास एक सजेशन है। पेंड्रिक कहता है क्या एक सजेशन? केल पेंड्रिक को देखते हुए अपने मन में कहता है मुझे याद है कि मैंने उसके सामने डार्क ऑर्गेनाइजेशन और ईस्ट कॉन्टिनेंट के बारे में बात किया जिसके बारे में मैंने चीफ के भी सामने बात नहीं किया था। ऐसा लगता है कि पेंड्रिक और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन को जानना चाहता है। और फिर पेंड्रिक से कहता है इस पर्सन को किसी और के हाथों सौंप देना, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? पेंड्रिक कहता है यंग मास्टर कि आप अपने बारे में बात कर रहे हैं? केल मुस्कुराते हुए कहता है नहीं, तो इसके बारे में एल्फ विलेज के चीफ से बात करो और मुझे इसके बारे में कल बताना। पेंड्रिक पूछता है आप जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं क्या हम उसके ऊपर यकीन कर सकते हैं? केल कहता है हाँ बिल्कुल। पेंड्रिक अपने मन में कहता है यंग मास्टर केल जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं ऐसा लगता है कि वह उसके ऊपर यकीन करते हैं, तो इसका मतलब हम भी उसके ऊपर यकीन कर सकते हैं। और फिर पेंड्रिक से पूछता है क्या तुम वीपर किंगडम अकेले जाने वाले हो? पेंड्रिक कहता है हाँ बिल्कुल। केल कहता
है मुझे भी वहाँ पर जाना है, इसलिए अच्छा होगा कि हम दोनों साथ चले। पेंड्रिक कहता है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन केल उसे रोकते हुए कहता है तुम्हें इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि मैं भी वहीं पर जा रहा हूँ, इसलिए मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। यह सुनकर पेंड्रिक खुश हो जाता है। केल अपने मन में कहता है अच्छा होगा कि मैं सभी लोगों को अपने साथ लेकर जाऊं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि गोल्डन ड्रैगन से मिलते वक्त मुझे कोई परेशानी हो, इसलिए अब मुझे इन सभी चीजों को किसी के ऊपर थोपना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर केल क्राउन प्रिंस से बात कर रहा था और फिर उसकी तारीफ करने लगता है। उन सभी तारीफों को सुनकर क्राउन प्रिंस को अंदाजा हो जाता है कि केल को उससे कुछ चाहिए। केल मुस्कुराते हुए कहता है ऐसा लगता है कि आप मुझे अब समझने लगे हैं। इस बात से क्राउन प्रिंस इरिटेट होने लगता है। तभी केल क्राउन प्रिंस को बताता है जिन लोगों ने प्लाजा के ऊपर अटैक किया था उनमें से मैंने एक पर्सन को पकड़ लिया है जो असल में एक मिड रैंक का स्वॉर्डमैन है। क्राउन प्रिंस कहता है कैसे? नहीं, यह इम्पोर्टेंट नहीं है। केल कहता है नहीं, यह इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने उस पर्सन को रोन किंगडम के अंदर पकड़ा है। और फिर अपने मन में कहता है इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करना मेरे लिए भी कोई आसान काम नहीं है, इसलिए मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरे लिए इन सभी प्रॉब्लम को काफी आसानी से सॉल्व कर दे। और मेरे पास उस पर्सन की कोई ना कोई वीकनेस हो, इसलिए मेरे मन में सिर्फ एक ही नाम आया क्राउन प्रिंस का, और मेरे पास उसका वीकनेस भी है क्योंकि मुझे उसके सीक्रेट के बारे में पता है। और फिर उसे आगे बताता है हमने उस पर्सन को रोन किंगडम के 10 माउंटेन पीक के ऊपर पकड़ा था। क्राउन प्रिंस पूछता है लेकिन आखिरकार तुम मुझे इन सभी इंफॉर्मेशन के बारे में क्यों बता रहे हो? यह सुनकर केल स्माइल करता है, जिस स्माइल को देखकर क्राउन प्रिंस को भी समझ में आ जाता है। और फिर कहता है तो इसका मतलब तुम मेरे ऊपर इन सभी चीजों को थोपना चाहते हो? केल कहता है योर हाइनेस, क्या आप गुस्सा है? क्राउन प्रिंस कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है। तभी केल अपने मन में कहता है अभी तक एम्पायर को सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन और उन दोनों ट्विन के बारे में कुछ भी नहीं पता चला जिन्होंने पॉप को मारा था। ऐसा लगता है कि वे लोग किसी भी चीज से ज्यादा अपने रेपुटेशन पर ध्यान देते हैं। एम्पायर का क्राउन प्रिंस इंतजार कर रहा है कि कब रोन किंगडम और ब्रेक किंगडम आपस में फाइट करें जिससे वे दोनों कमजोर हो जाएं। क्या सच में एम्पायर सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढ भी रहा है या फिर सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन और एम्पायर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं? और जल्द ही उनका जो विपर किंगडम से है एम्पायर जाने वाला है। और ऊपर से मेरी वजह से काफी सारी स्टोरी चेंज हो चुकी है, इसलिए मुझे अब से मैंने जैसा प्लान किया है वैसे ही काम करना होगा। और फिर क्राउन प्रिंस से कहता है असल में मैं डेडमाना को सेल कर रहा हूँ और मेरे पास काफी सारा डेडमाना है, इसलिए मैं इसे डार्क एल्फ के सिटी में भी बेच सकता हूँ। ऊपर से यह आइटम काफी ही ज्यादा रेयर है, इसलिए मैं इस आइटम को आपको बेचना चाहता हूँ और इसका फिक्स प्राइस है। मैं इसके अंदर आपको डिस्काउंट नहीं दे सकता और मैं पेमेंट कैश के अंदर लूंगा डायरेक्ट। कि आप सच में इसे खरीदना चाहते हैं? क्राउन प्रिंस पूछता है आखिरकार इसका प्राइस कितना है? यह सुनकर केल मुस्कुराते हुए उससे कहता है योर हाइनेस, इसका प्राइस काफी कम है जिससे आपको भी कोई घाटा नहीं होगा और मेरा भी कुछ फायदा हो जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं जहां पर उस स्वॉर्डमैन को उसके सर पर पानी डालकर उसे जगाया जाता है और केल कहता है तो तुम जाग गए। केल की ऐसी हरकत से वह स्वॉर्डमैन काफी गुस्से में था और उसे घूर कर देखने लगता है, जिसके ऐसी आंखों को देखकर केल कहता है मुझे ऐसी आंखें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। स्वॉर्डमैन पूछता है आखिरकार तुमने मेरे साथ क्या किया? केल कहता है असल में मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। और फिर पेंड्रिक से कहता है तो क्या तुम मेरे साथ चलने वाले हो? इसका मतलब तुम्हारा लाइफ मेरे हाथों में है, इसलिए मैं पहले से ही तुम्हें अपने प्लान के बारे में बता देता हूँ। इसलिए गेस करो कि ड्रैगन के बाद सबसे ताकतवर क्रिएचर कौन है। अगर तुमने कर लिया तो काफी अच्छी बात है। तो इसलिए हम उसी क्रिएचर से यानी कि वेल से मिलने के लिए वेल ट्राइब में जाएंगे। और अपने मन में कहता है वैसे भी वेल ट्राइब सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन वालों से काफी नफरत करती है और वेल ट्राइब से मिलने के बाद हम
गोल्डन ड्रैगन से मिलने जाएंगे जो काफी ही ज्यादा सेल्फिश होते हैं। ड्रैगन साइड से कहता है ये सब बस नॉनसेंस है। यह सुनकर केल उन सभी से कहता है नहीं, असल में यहाँ पर कुछ ऐसे ड्रैगन हैं जो सेल्फिश नहीं है, लेकिन हम एक काफी एंशियंट ड्रैगन से मिलने के लिए जा रहे हैं जो काफी ही ज्यादा पुराना है, इसलिए। और फिर मुस्कुराते हुए स्वॉर्डमैन से कहता है तो आगे से तुम्हें और भी ज्यादा ध्यान रखना होगा कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ हो ना जाए। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर केल काफी परेशान था और अपने मन में कहता है मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहता हूँ, क्योंकि उसके आसपास काफी सारे एल्फ खड़े थे और उससे काफी सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे। उनमें से एक पूछती है कि आपके पास सच में ड्रैगन की ब्लेसिंग है कि आप हमें आंसर कर सकते हैं। केल को परेशान देखकर पेंड्रिक घबराते हुए कहता है मैंने बस इसके बारे में अपने फैमिली मेंबर को बताया था। केल कहता है नहीं यह ठीक है, और फिर उसी बच्ची से कहता है तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें आंसर दे सकता हूँ। हाँ, मेरे पास ड्रैगन की ब्लेसिंग है। जिस बात को सुनकर वे सभी एल्फ आपस में बात करते हुए कहते हैं मैं फील कर सकता हूँ कि इस पर्सन के आसपास ड्रैगन का ऑरा है। सच में यह ऑरा काफी ही ज्यादा ग्रेट है और ऐसा लगता है कि इस पर्सन के अंदर नेचर की पावर ओवरफ्लो हो रही है। केल मुस्कुराते हुए कहता है जैसा कि तुम सभी लोगों को पता है कि मुझे एक ड्रैगन प्रोटेक्ट कर रहा है क्योंकि मैं काफी ही ज्यादा कमजोर हूँ। ड्रैगन भी पीछे से कहता है तुमने सही कहा इंसान, क्योंकि तुम काफी कमजोर हो। वे सभी कहते हैं सच में आप काफी ही ज्यादा कूल हैं, मुझे आपसे जलन हो रही है। और मुझे याद है कि आप वर्ड ट्री के गार्डन के अंदर लेटे हुए थे क्योंकि उस समय आप बेहोश थे। मैं वहाँ पर आकर आपको देखना चाहती थी, लेकिन आपके पास काफी सारे लोग थे जो देखने से काफी डरावने और ताकतवर दिख रहे थे, इसलिए मैं आपके पास नहीं आ सकी। उसकी बात को सुनकर केल भी अपने मन में कहता है तो इसी वजह से वे सभी एल्फ मुझे अवॉइड कर रहे हैं। और फिर उन सभी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है आखिरकार वे तीनों मुझे 3 दिन से किस तरह प्रोटेक्ट कर रहे थे। तभी वही बच्ची पूछती है यंग मास्टर आखिरकार ड्रैगन कैसे होते हैं। ड्रैगन केल से कहता है ड्रैगन काफी महान होते हैं। केल भी उस बच्ची से कहता है तुम्हें पता ही होगा क्योंकि ड्रैगन काफी ही ज्यादा महान होते हैं और वे काफी ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, उनके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। तभी वही बच्ची कहती है क्या मैं ड्रैगन को देख सकती हूँ। यह सुनकर ड्रैगन एक्साइटेड होते हुए कहता है हाँ क्यों नहीं, लेकिन केल अपने मन में कहता है नहीं, अभी के लिए मैं ड्रैगन को किसी भी एल्फ से मिलने के लिए नहीं दे सकता। तभी केल उन सभी से कहता है क्या तुम सभी अपने आस पास ड्रैगन के ग्रैंड एनर्जी को फील कर सकते हो जो सभी लोगों के आस पास फ्लो हो रहा है। क्या तुम्हें फील हो रहा है बाद में चलकर मैं तुम सभी के लिए ड्रैगन के साथ एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस गांव के अंदर काफी कुछ हो चुका है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और फिर एक्टिंग करते हुए कहता है क्योंकि मुझे काफी सारे काम करने हैं जिन्हें मैं सिर्फ कर सकता हूँ, और मुझे आज नेचर के फ्रेंड यानी कि एल्फ से मिलकर काफी ही ज्यादा खुशी हो रही है। केल की ऐसी बात सुनकर बिकॉक्स हैरान हो जाता है, लेकिन दूसरी साइड चोई हान और लॉक काफी मोटिवेट हो गए थे। केल आगे कहता है तो इसलिए मुझे यहाँ से निकलना होगा, और फिर उन सभी को बाय करते हुए काफी निराश होकर वहाँ से जाने लगता है और अपने मन में कहता है अभी के लिए मुझे टुनका को बेवकूफ बनाकर उससे काफी सारे पैसे लेने हैं और मुझे काफी सारे लोगों से भी मिलना है। तभी चीफ केल से कहती है यंग मास्टर आपने जैसा कहा था कि आपकी फैमिली नॉर्थ ईस्ट रीजन से बिलोंग करती है। केल कहता है हाँ क्या कुछ हुआ है। चीफ उससे आगे कहती है मुझे नहीं पता कि आपको इसके बारे में पता है कि नहीं, लेकिन मैं आपके बॉडी के अंदर से अर्थ पावर को फील नहीं कर पा रही क्योंकि रोन किंगडम को बोल्डर का लैंड भी कहा जाता है जहाँ पर अर्थ पावर काफी स्ट्रॉन्ग है। और फिर केल को एक बुक देते हुए कहती है इसलिए मैं आपको इस बुक को देना चाहती हूँ, इसके अंदर एंशिएंट लेजेंड के बारे में लिखा है। इसे हम नहीं समझ पा रहे लेकिन ऐसा लगता है कि यह बुक आपके लिए यूजफुल होगा, लेकिन केल को उस बुक की कोई भी जरूरत नहीं थी। तभी चीफ कहती है इस बुक के अंदर एक ऐसे हीरो के बारे में बताया गया है जिसे ना ही अथॉरिटी और ना ही हॉनर चाहिए था, बस उसे पैसे चाहिए थे। क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि इसका कोई सेंस है। केल भी मुस्कुराते हुए कहता है हाँ आपने सही कहा, इसके अंदर जो हीरो था वो अर्थ एनर्जी का यूज करता था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको ये बुक दे दूं क्योंकि आपने
हमारे विलेज को बचाया था। और फिर केल को देखते हुए अपने मन में कहती है, उसके पास बुक होने से मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा बदल जाएगा, लेकिन मैं इसकी उम्मीद कर सकती हूँ। केल भी उस बुक को रखते हुए कहता है, अगर आप मुझे ये बुक देना चाहती हैं तो मैं इसे रिफ्यूज नहीं करूंगा और मैं आपके इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करता हूँ। और फिर वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी मुलाकात फिर से हो। चीफ भी कहती है, हाँ क्यों नहीं, और अगली बार मैं ड्रैगन से मिलना चाहूंगी, इसलिए अपना ध्यान रखिएगा। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर केल उन सभी के साथ जा रहा था और फिर अपने मन में कहता है, क्या सच में इसका कोई सेंस बनता है? एक ऐसा हीरो जिसने दुनिया को बचाया, आखिरकार वो पैसे के पीछे क्यों भागेगा? और ऊपर से उसे ना ही पावर, टाइटल और ना ही हॉनर चाहिए, बस उसे कॉइन को कलेक्ट करने में मजा आता है। मुझे यह बात धीरे धीरे समझ में आ रही है। इसका मतलब इसके अंदर फायर ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऑनर की बात हो रही है, जो पैसे के पीछे पागल था, और उसका दोस्त यानी कि रॉकमैन जो भी एक एंशिएंट पावर है। तो इसका साफ मतलब है कि फायर ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऑनर से जिसने उन सभी पैसे को चुराया था वो कोई और नहीं बल्कि रॉकमैन था। तभी ड्रैगन सामने की तरफ इशारा करते हुए कहता है, इंसान देखो, हमारे बैटल की वजह से यह पूरी जगह पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो मेरे अटैक की वजह से यह सब हुआ है। क्या मैं ग्रेट हूँ? लेकिन आगे से फिर कभी भी अपने उस पावर का यूज मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें जल्द ही उस रेड लाइटनिंग से भी ज्यादा पावरफुल चीज दिखाऊंगा। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर केल उन सभी के साथ वापस आ गया था और फिर अपने मन में कहता है, जब वार शुरू हुआ था तो उसके बाद रोजलिन रोन किंगडम और ब्रेक किंगडम के मेज एसोसिएशन की लीडर बन गई। तभी वो केल से कहती है, यंग मास्टर केल, कि आपको ये जगह पसंद आई? केल उस जगह को देखते हुए अपने मन में कहता है, अगर हम शुरू में इस जगह को देखें तो ऐसा लगेगा कि यह जगह एक मामूली सा इन है, लेकिन असल में इस जगह के अंडरग्राउंड में मेज का बेस है जो काफी सीक्रेटली छुपाया गया है। लेकिन रोन किंगडम में मैजिक उतना एडवांस नहीं है जितना उसे होना चाहिए। और फिर उसी से कहता है कि क्राउन प्रिंस को कुछ मैजिकल आइटम्स मिले हैं। यह सुनकर वो कहती है, मैं काफी हैरान थी कि आखिरकार क्राउन प्रिंस के पास मैजिकल आइटम्स कहाँ से आए, तो ये सब आपने किया था। केल भी मुस्कुराते हुए कहता है, ये तो काफी ही ज्यादा ओबियस था, आखिरकार मेरे सिवाय ऐसा कौन कर सकता है। और फिर अपने मन में कहता है, रोजलिन हैनिट्यूस टेरिटरी के अंदर सभी मैजिक आइटम के डिस्ट्रीब्यूशन को हैंडल करती है, लेकिन उनमें से काफी सारे आइटम को रॉन ने खुद बनाया था और इसी की वजह से मैंने उसे 10 सिल्वर कॉइन्स दिए थे। तभी केल उसी से कहता है, जब तुम वापिस हैनिट्यूस टेरिटरी के अंदर आना तो अपने साथ मैरी को भी लेकर आ जाना। और फिर उससे पूछता है, क्या वह पर्सन अभी भी कुछ भी नहीं बता रहा? ऐसा लगता है कि उसे मेंटली टॉर्चर करना पड़ेगा। तभी हम बिकॉक्स को देखते हैं जो वहाँ पर उसी सॉर्डमैन को लेकर आ जाता है और फिर उसे उसी सोफे के ऊपर बैठा देता है और कहता है, जल्दी से अपनी आंखें खोलो। उस सॉर्डमैन को देख कर केल पूछता है, क्या मैं उसे साइकोलॉजिकल टॉर्चर के लिए किसी एक्सपर्ट को बुलाऊं? वो कहती है, नहीं, हम इसे खुद के तरीके से कर सकते हैं। और फिर काफी ही ज्यादा डरावने अंदाज में उसी सॉर्डमैन से कहती है, तो अब से तुम मेरे केयर में रहोगे और ऊपर से हमें काफी लंबे समय तक बातचीत भी करनी है, जिसकी वजह से सॉर्डमैन पूरी तरीके से डर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर केल उसी के साथ जा रहा था और फिर वो केल से पूछती है, यंग मास्टर केल, वे सभी एल्फ कैसे हैं? केल कहता है, जैसे हमेशा रहते हैं। वो आगे कहती है, आपने उनके वर्ड ट्री और उन लोगों को बचाया तो ऐसा लगता है कि आप उनके लिए एक हीरो बन गए होंगे। केल कहता है, हाँ बिल्कुल, और रॉन भी उनके लिए एक हीरो बन गया। तभी ड्रैगन केल से पूछता है, इंसान, अगर मैं मैजिक टावर को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ तो क्या तुम मुझे फिर से 10 सिल्वर कॉइन्स दोगे? केल कहता है, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें एक गोल्ड कॉइन दूंगा। यह सुनकर ड्रैगन एक्साइटेड हो जाता है। अगले सीन में हम कुछ महीनों बाद ओबर टेरिटरी के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी काफी हैरान थे और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि फाइनली केल का शिप बनकर तैयार हो गया था। और फिर जोई हान हैरान होते हुए कहता है, आखिरकार ये क्या है
है क्या सच में ये हैनिट्यूस फैमिली का शिप है, क्योंकि वह पूरा शिप गोल्ड से बना हुआ था। उस शिप को देखकर केल भी काफी हैरान था और अपने मन में कहता है, मैंने जैसा सोचा था यह शिप उससे थोड़ा अलग है। एक गोल्ड टर्टल। ड्रैगन एक्साइटेड होते हुए कहता है, इंसान क्या यह पूरा शिप गोल्ड से बना है? और फिर पीछे से पैंड्रिक भी कहता है, यंग मास्टर मुझे नहीं पता था कि आप इतने अमीर फैमिली से आते हैं। केल उन दोनों को बताता है कि असल में यह एक गलत फहमी है, क्योंकि इस पूरे शिप के ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग की गई है। यह सुनकर वे सभी काफी हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर केल ब्लू से बात कर रहा था और फिर ब्लू केल से कहती है, यंग मास्टर काफी लंबा समय हो गया और ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। केल उससे कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता। तभी ब्लू केल से कहती है, आपकी वजह से हमें काफी फायदा हुआ है, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसे मैं हैंडल नहीं कर सकती और इसी वजह से मैं आपसे यहाँ पर मिलने के लिए आई हूँ। केल कहता है, तो इसका मतलब तुम मुझसे एक फेवर चाहती हो? ब्लू कहती है, नहीं, असल में मैं आपसे इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना चाहती हूँ। यह सुनकर केल अपने मन में कहता है, मुझे पता था, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह मुझसे इतना दूर बेकार में ही मिलने आए। लेकिन अगर उसकी रिक्वेस्ट डिफिकल्ट हुई तो मैं उसे काफी सारे बहाने दे सकता हूँ, जैसे मुझे क्राउन प्रिंस से मिलना है या फिर गोल्ड ड्रैगन से। और फिर ब्लू से कहता है, तो मुझे बताओ कि आखिरकार तुम किस इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना चाहती हो? ब्लू केल को बताती है, मुझे टाइगर ट्राइब से कुछ इंफॉर्मेशन मिली है जो ईस्ट कॉन्टिनेंट के काफी ही ज्यादा ताकतवर ट्राइब है, लेकिन वे काफी मुश्किल से अपने ट्राइब को बचा पाए हैं। ब्लू की बात को सुनकर केल अपने मन में कहता है, अगर मैं टाइगर ट्राइब के साथ इन्वॉल्व हो जाता हूँ तो यह मेरे लिए काफी बड़ी परेशानी बन सकती है और इस परेशानी से निकलना भी काफी मुश्किल हो सकता है। और फिर ब्लू केल से आगे कहती है, यंग मास्टर जरूरी नहीं है कि मैं आपको जिस इंफॉर्मेशन के बारे में बताने जा रही हूँ आप भी उसके बदले कोई इंफॉर्मेशन बताइए। मैं बस आपके साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहती हूँ। केल कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। ब्लू केल को आगे बताती है, आपने जिस ग्रुप के बारे में हमें बताया था, यानी कि डार्कनेस ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ईस्ट कॉन्टिनेंट के अंडरवर्ल्ड के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया। डार्कनेस ऑर्गेनाइजेशन के बात को सुनकर सभी की नजर ब्लू की तरफ चली जाती है। ब्लू आगे कहती है, अगर हम टाइगर के इंफॉर्मेशन के हिसाब से देखें तो उसी ऑर्गेनाइजेशन के एक स्किल्ड ग्रुप को वेस्ट कॉन्टिनेंट के अंदर देखा गया है, जो समुद्र को पार करते हुए वेस्ट कॉन्टिनेंट के अंदर आ रहे हैं। यह सुनकर केल अपने मन में कहता है, तो इसी वजह से उस मैजिक स्पेयर मैन और उस स्वॉर्ड मैन को ढूंढना इतना मुश्किल है, क्योंकि वे दोनों काफी स्किल्ड हैं। ब्लू आगे कहती है, हम लोगों ने उनके मेन कॉम्बैट स्क्वाड को ढूंढ लिया है, जिनका नंबर काफी ही ज्यादा है। केल पूछता है, तो आखिरकार वो ग्रुप कहाँ पर है? ब्लू से कहती है, वेस्ट कॉन्टिनेंट के अंदर, और हम टाइगर के साथ मिलकर इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहे हैं। टाइगर ने अनुमान लगाया है कि डार्कनेस ऑर्गेनाइजेशन से एक काफी बड़ा ग्रुप सर्दियों के अंदर वेस्ट कॉन्टिनेंट की तरफ आगे बढ़ेगा। इस मामले के अंदर टाइगर काफी ही ज्यादा इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से केल अपने मन में कहता है, वे सभी टाइगर्स पूरी तरीके से खत्म होने वाले थे और काफी मुश्किल से अपने ट्राइब को बचा पाए। क्या सच में वे लोग सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से अपने रिवेंज को लेना चाहते हैं? तभी ब्लू आगे कहती है, इस इंफॉर्मेशन के बदले टाइगर्स ने एक रिक्वेस्ट की है। केल भी उससे कहता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे बताओ आखिरकार उनका रिक्वेस्ट क्या है? यह सुनकर ब्लू केल को बताती है, जब डार्कनेस ऑर्गेनाइजेशन के उस ग्रुप का शिप वेस्ट कॉन्टिनेंट की तरफ आ रहा होगा और समुद्र के बीच में पहुंच जाएगा, तो वे चाहते हैं कि उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाए और उनका रिक्वेस्ट भी यही है कि उन सभी को एक एक कर मार दिया जाए, जिससे उनका नामो निशान भी ना बचे। और फिर केल से आगे कहती है, टाइगर्स एक ऐसे फॉरेस्ट को ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर वे लोग काफी अच्छे से माइग्रेट कर पाए, क्योंकि उनकी जनसंख्या काफी कम हो चुकी है। यह सुनकर केल पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और फिर ब्लू से कहता है, अभी के लिए मेरे मन में कोई ऐसे फॉरेस्ट का नाम नहीं आ रहा, लेकिन ड्रैगन साइड से कहता है, इंसान मैं एक ऐसी जगह के बारे में जानता हूँ, डार्क फॉरेस्ट एक काफी अच्छी जगह है। लेकिन केल ड्रैगन के बातों को इग्नोर करते हुए ब्लू से कहता है, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास फॉरेस्ट को लेकर इतनी इंफॉर्मेशन है। ब्लू निराश होते हुए कहती है, ओ अच्छा ऐसी बात है। केल अपने मन में कहता है, अगर मैं उन लोगों को डार्क फॉरेस्ट के बारे में बता दूं तो मुझे पूरा यकीन है कि वे मुझसे पूछेंगे कि क्या टाइगर्स वहां पर रह सकते हैं। लेकिन अभी के लिए टाइगर्स सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से अपने
रिवेंज को लेना चाहते हैं और अगर मैं उनके मैटर के बीच इन्वॉल्व हो गया तो यहाँ से निकलना मेरे लिए मुश्किल हो सकता है। तभी ब्लू केल से कहती है कोई बात नहीं, अगर आपके मन में फ्यूचर में चलकर कोई ऐसी जगह हो तो आप मुझे बता सकती हैं। केल भी कहता है हाँ ठीक है। तभी केल को अपने पीछे से काफी खतरनाक ऑरा फील होता है और जब वह घबराते हुए अपने पीछे देखता है तो उसके पीछे सभी लोग काफी ही ज्यादा गुस्से में उसी को घूर कर देख रहे थे, जिसकी वजह से केल के पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि असल में वे सभी लोग केल की काफी चिंता करते थे। लेकिन केल धीरे धीरे काफी खतरनाक मैटर के अंदर इन्वॉल्व हो रहा था जो उसके लिए काफी खतरनाक हो सकता था। तभी केल ब्लू से कहता है तो तुम मुझे इंफॉर्मेशन देना चाहती हो? ब्लू कहती है हाँ बिल्कुल। तभी साइड से रॉन कहता है यहाँ पर कोई ऐसा है जो खून की उल्टियाँ करने के बाद भी इन सभी खतरनाक कामों को करना चाहता है। चोई हान भी उसकी बातों में हाँ भरता है और केल अपने मन में कहता है आखिरकार वो इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। तभी ब्लू केल के उसी शिप की तरफ इशारा करते हुए कहती है यंग मास्टर क्या यह शिप आपका है? केल कहता है हाँ, असल में यह शिप मेरे फैमिली का है और जल्द ही से बनाया गया है। तभी कोई चिल्लाते हुए कहता है यंग मास्टर। केल पीछे मुड़कर देखता है जहाँ पर म्यूलर उसकी तरफ भागते हुए आ रहा था और चिल्लाते हुए कहता है यंग मास्टर क्या आप ठीक हैं? केल म्यूलर से कहता है हाँ मैं ठीक हूँ और सिल्वर और रेड तुम्हें काफी मिस कर रहे थे। म्यूलर पूछता है क्या वे दोनों नहीं आए? केल कहता है नहीं, असल में उन्हें पानी से काफी डर लगता है। तभी केल ब्लू को म्यूलर से मिलवाते हुए कहता है इसका नाम म्यूलर है और ये हाफ ड्वार्फ और माउस है और ये क्राफ्टमैनशिप के अंदर काफी टैलेंटेड है। क्या मैंने सही कहा? म्यूलर भी कहता है हाँ बिल्कुल। ब्लू अपने मन में कहती है यंग मास्टर सच में काफी दूर तक सोचते हैं, उन्होंने पहले से ही वार की तैयारी शुरू कर दी है। तभी केल म्यूलर से कहता है तो हमारा प्लान्स कैसा जा रहा है? म्यूलर कहता है सभी चीजें काफी अच्छे से हो रही है। ब्लू उनको देखते हुए अपने मन में कहती है वे इन सभी चीजों को एक विला बोल रहे हैं। तभी केल म्यूलर से कहता है तुम अपने काम को अच्छे से करना क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है। ब्लू अपने मन में कहती है असल में वे एक सीक्रेट बेस बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगले सीन में हम कुछ दिनों बाद विपर किंगडम का सीन देखते हैं जहां पर केल मैजिक टावर को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ गया था। टुनका पूछता है क्या तुम मैजिक टावर को डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहे हो? केल कहता है नहीं, असल में मैं इस पूरे मैजिक टावर को पाउडर के अंदर बदल दूंगा और इसके नामो निशान को मिटा दूंगा। यह सुनकर अचानक से टुनका स्माइल करने लगता है और फिर चिल्लाते हुए अपने सभी सोल्जर से कहता है क्या तुम सभी ने सुना, आज मैजिक टावर का इतिहास पूरी तरीके से मिटने वाला है और इसके बाद इतिहास में इसके बारे में लिखा जाएगा कि कैसे मैजिक टावर को बर्बाद किया गया था। उनकी ऐसी हरकत देखकर केल पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, लेकिन वे सभी लोग काफी ही ज्यादा एक्साइटेड थे। तभी ड्रैगन साइड से कहता है सभी लोग यहाँ पर देखने के लिए आए हैं कि कैसे ग्रेट मैजिक टावर एक्सप्लोजन की वजह से बर्बाद होता है। तभी एडवाइजर कहता है आखिरकार आप मैजिक टावर को किस चीज से डिस्ट्रॉय करेंगे? केल कहता है मैजिक से और फिर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है इसमें काफी मजा आएगा जब मैजिक टावर मैजिक से डिस्ट्रॉय होगा और इसलिए तुम साइड में खड़े होकर इसे देखो और अब आगे जो मैजिक टावर के साथ होगा वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अभी के लिए यह किंगडम आपके हाथों में है और दूसरे किंगडम के कंपेयर में यहाँ के लोग काफी फ्रीली रहते हैं, इसलिए मैं आपके बीच में नहीं आऊंगा और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। यह सुनकर एडवाइजर कहता है आप बिल्कुल भी नहीं बदले। केल मुस्कुराते हुए कहता है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे अभी भी शांति पसंद है। केल के स्माइल को देखकर ड्रैगन को फिर से केल के ऊपर शक होने लगता है कि वह अपने मन में कुछ प्लानिंग कर रहा है। तो फिलहाल इसी सीन के साथ सीजन 4 का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो और आप इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखना चाहती हैं तो मुझे कमेंट में बता सकती हैं। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।